फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेस 2023। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार आपका हर पेपर अच्छे से गया है उसी प्रकार दोस्तों आपका साइंस का पेपर भी अच्छे से जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपके साइंस का प्रिपरेशन मैं पूरा कराने वाला हूँ इस कम समय में दोस्तों आपका इस प्रकार दोस्तों मैं साइंस का प्रिपरेशन कराऊंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में 70 मार्क्स पूरा का पूरा मार्क्स अचीव करेंगे। आपका एक नंबर दोस्तों एक नंबर भी नहीं कटेगा। क्लियर ना? तो इसलिए दोस्तों जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर अभी तक नया आया है वो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके साइंस का क्या आपके हर एक सब्जेक्ट का जिस प्रकार प्रिपरेशन कराया गया है उसी प्रकार आपका साइंस का भी प्रिपरेशन कराया जाएगा। और मेरी 100% गारंटी दोस्तों जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं उनका 70 में 70 मार्क्स पक्का आएगा, गारंटी है मेरी। और दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं साइंस का मतलब विज्ञान के आपका एक वायरल सेट कराने जा रहा हूँ। क्या कराने जा रहा हूँ दोस्तों? एक वायरल सेट। दोस्तों ये 2023 का बहुत ही वायरल सेट है। इसमें आपके हर एक चैप्टर से कनेक्टेड क्वेश्चंस मैं पुट किया हूं और बहुत से पुट से पहले से ही समझिए दोस्तों। अगर हर एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेते हैं तो 70 में 50 मार्क्स तो आपका इसी वीडियो से फिक्स हो गया। 70 में 50 नंबर आपका इसी वीडियो से फिक्स हो गया एकदम। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एकदम अच्छी से देखिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर एक बार से नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो को देखिए। मैं श्योर 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरा एक बार में वीडियो देखते देखते हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं आपको टाइमिंग कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट। जैसा कि आप सब पेपर देकर आए हैं इतना तो आपको अनुमान लग ही चुका है कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे और 3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। और कुछ सामान्य निर्देश दोस्तों जिसको देख सकते हैं दोस्तों। क्या है सामान्य निर्देश की? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभाजित रहता है, जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं, खंड अ और खंड ब। क्लियर है ना फ्रेंड्स? और 2023 के नए नियमानुसार दोस्तों 2023 के नियमानुसार आपको ओएमआर शीट पे पेपर देना है। मतलब कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना है। हर एक प्रश्न एक एक नंबर का होगा, मतलब टोटली मिलाकर आपको 20 नंबर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न से मिल जाएंगे। और बचा आपका 50 नंबर दोस्तों। 50 नंबर आपको क्वेश्चन लिखित देना है जिसका आंसर आपको उत्तर पुस्तिका में लिख कर देना पड़ेगा। क्लियर ना? तो आइए दोस्तों आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है हमारा? पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ए ऑप्शन दिया है क्रिस्टलीय लेंस पर, बी दिया है स्वच्छ मंडल कार्निया पर, सी दिया है परितालिका पर, डी दिया है पुतली पर। दोस्तों जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन दोस्तों कार्निया पर होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? कार्निया पर। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले का राइट आंसर हो गया बी वाला आपका, कार्निया पर। एकदम याद करते हुए चलिए दोस्तों, याद हो सकता है तो पूरा याद कर। आपका दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है? देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? और ए वाला ऑप्शन दिया है आपका किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय, बी दिया है किया गया कार्य गुणे आवेश, सी दिया है किया गया कार्य गुणे समय बटे विद्युत धारा, और डी दिया गया है कि किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय। तो दोस्तों वोल्टता को निरूपित कर रहा है आपका ए वाला ऑप्शन, किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणे समय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए वाला। क्लियर ना? यही दूसरे का राइट आंसर है। और तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? देखते हैं। तीसरा है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु मतलब बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? ए ऑप्शन दिया है जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, बी दिया है जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, और सी दिया है जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, और डी दिया है जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र जब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो दोस्तों किस स्थिति में कोई अतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा आपका सी वाला। क्या होगा दोस्तों? सी वाला। जब वस्तु दोस्तों दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी तभी दोस्तों वह वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। क्लियर ना? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी वाले का। और तीसरे का क्या होगा राइट आंसर? सी। जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी। क्लियर है ना? तो आप देख सकते हैं दोस्तों चौथा वाला प्रश्न क्या है आपका? चौथा वाला है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। दूसरा दिया है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। तीसरा दिया है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। और चौथा दिया है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है।
तो दोस्तों इसका एकदम राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ए वाला। ए वाला क्या है दोस्तों, देख सकते हैं, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, जिसके कारण उसे दोस्तों श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को अच्छी प्रकार से भली भांति पढ़ सकता है, परंतु दोस्तों पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को वह नहीं पढ़ सकता है। इससे उसको कौन सा दोष हो गया दोस्तों, यहाँ से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोस्तों कि उसको दूरदृष्टि दोष है। कौन सा दोष है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष, जिसमें दोस्तों विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। एकदम राइट आंसर बता रहा हूँ दोस्तों, एकदम समझते चलिए, तुरंत एकदम याद करते हुए चलिए अगर हो सकता है तो। और पांचवा प्रश्न क्या है दोस्तों, पांचवा देख सकते हैं, पांचवा है आपका कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ए ऑप्शन दिया है 1/5 ओम, बी दिया है 1/25 ओम, सी दिया है 1/10 ओम और डी दिया है 25 ओम। तो दोस्तों आपका एकदम राइट आंसर जो है वो है बी वाला 1/25 ओम। कितना दोस्तों, 1/25 ओम है, जो जिसका उपयोग करके दोस्तों निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। क्लियर है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बी वाला 1/25 ओम, पांचवे का राइट आंसर है। और छठवां बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है दोस्तों, देख सकते हैं, छठवां है आपका छठवें में कहा है कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, आप पहले चित्र देख लीजिए दोस्तों, फिर ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ये चित्र दिया है ना, और ऑप्शन में दिया है दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन दिया है आपका कि तार के ठीक ऊपर है, और दूसरा दिया है तार के ठीक नीचे है, और तीसरा दिया है कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित है, और चौथा दिया है कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों जैसा कि चित्र से एकदम क्लियर कर सकते हैं हम अच्छी प्रकार से कि कहाँ स्थित है दोस्तों, तार के नीचे स्थित है, तार के एकदम ठीक नीचे स्थित है ना, यही है ना, यही आपका तार है, तार के एकदम ठीक नीचे, जस्ट नीचे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तार के ठीक नीचे स्थित है, मतलब छठवें का राइट आंसर आपका बी वाला हो गया। अब दोस्तों देखते हैं सातवां वाला आपका प्रश्न क्या है। सातवां आपका प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। अब ए ऑप्शन दिया है केवल अवतल दर्पण, बी दिया है केवल उत्तल दर्पण, सी दिया है केवल उत्तल लेंस, और डी दिया है अवतल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला आपका, क्योंकि दोस्तों डी में दिया है अवतल दर्पण भी दिया है, उत्तल दर्पण भी दिया है, अवतल लेंस भी दिया है, उत्तल लेंस भी दिया है। मतलब दोस्तों इन चारों पे अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इन चारों पर दोस्तों अनंत पर रखी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनता है। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सी वाले का डी वाला एकदम करेक्ट है और एकदम राइट आंसर है दोस्तों। और आठवां वाला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं, जो कि उपखंड ख में है। कहा है दोस्तों इसमें कि एक मिश्र धातु है, मतलब एक मिश्र धातु कौन क्या है। ए दिया है एक तत्व, बी दिया है एक यौगिक, सी दिया है एक समांगी मिश्रण, डी दिया है एक विषमांगी मिश्रण। दोस्तों जो भी स्टूडेंट पढ़ेंगे वो जानते होंगे कि एक मिश्र धातु दोस्तों वही है जो कि एक समांगी मिश्रण है। क्या दोस्तों, जो कि एक समांगी मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आठवें का सी वाला आपका एकदम राइट आंसर है। और दोस्तों नवा वाला प्रश्न क्या देख सकते हैं। नवा में दोस्तों बहुत ही क्लियर है और बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, बस देख लीजिए। नवे में पूछा कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दोस्तों जहां भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वहां पे कार्बन और कार्बन के बीच दोस्तों डबल बॉन्ड, या कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होंगे। दोस्तों देखिए किन किन में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। एक बी वाले में दिया है, मतलब बी वाला आंसर हो गया, और एक डी वाले में दिया है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डी वाले में दिया है। तो मतलब बी और डी दोनों है, तो दोनों ऑप्शन किस में दिया है दोस्तों, बी तथा डी, देख सकते हैं दोस्तों बी वाले में दिया है। तो मतलब आपका राइट आंसर नौवे का क्या हो गया दोस्तों, बी तथा डी, यही दोनों असंतृप्त कार्बन के यौगिक हैं। एकदम राइट आंसर है दोस्तों, इसको याद करते हुए चलिए, अगर समझ रहे हैं तो समझते हुए भी चलिए। और दसवां प्रश्न क्या है दोस्तों, दसवां देख सकते हैं, दसवां भी आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दसवां है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, क्या दिया दोस्तों, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूना का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है। ए दिया ऑप्शन ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, बी दिया यह एक नहीं, ए वाला ऑप्शन दिया आपका कि यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, बी दिया यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और सी दिया है परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी, और डी दिया है आपका परिणामी विलयन की पीएच 7 से कम होगी। दोस्तों यह जो पूरा रिएक्शन दोस्तों ना, यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी वाला आपका, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर ना दोस्तों। और 11वां प्रश्न क्या है दोस्तों, अब देखते हैं 11वां प्रश्न क्या है हमारा।
11वां देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही सोचने वाला प्रश्न है और बहुत ही समझने वाला प्रश्न है। एक परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? मतलब यह पहला दिया या दूसरा दिया या तीसरा दिया या चौथा दिया, इनमें से कौन सही है दोस्तों? इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप देखिए और बताइए कौन सा सही है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, ये पहला कंडीशन है, या दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है। दोस्तों सही में सही कौन है दोस्तों? तो ये देखते हैं, या पहला वाला एकदम सही है दोस्तों। पहला वाला तो एकदम राइट है। पहले तो यही क्लियर हो गया, KLM एकदम क्रम से दिया है और एक कक्षा छोड़कर, मतलब पहला वाला एकदम राइट है। दूसरा वाला देखते हैं दोस्तों, दूसरा वाला इतना R दे दिया है, K दे दिया, L दे दिया, M नहीं दोस्तों, यह सिस्टम नहीं है, यह वाला गलत है आपका, यह सिस्टम से नहीं है। और तीसरा वाला देखते हैं दोस्तों, तीसरा वाला, हाँ दोस्तों तीसरा वाला एकदम सिस्टम से दिया हुआ है। तीसरा वाला पूरा त्रिज्या आपका डायरेक्ट दिखा दिया है, तो मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पहला वाला और तीसरा वाला। क्लियर है ना? तो इसका राइट आंसर पहला वाला और तीसरा वाला होगा। इसको थोड़ा जैसे था वैसे कर दे रहा हूँ। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ए वाला, पहला तथा नहीं, ए नहीं होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन होगा होगा पहला तथा दूसरा। हाँ दोस्तों, पहला तथा दूसरा, इसका ऑप्शन यही होगा। क्लियर ना? मैं गलत बता दिया था, यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, पहला और दूसरा ये दोनों राइट है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है। क्लियर ना फ्रेंड्स? इसको एकदम समझते हुए चलेंगे, एकदम बारीकी बारीकी से सब चीज़ एकदम क्लियर होता चलेगा। और दोस्तों 12वां प्रश्न क्या देख सकते हैं? 12वां है कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। मतलब दोस्तों साफ साफ इसमें आपको कह रहा है कि कॉलम ए में जो दिया गया उसका मिलान करिए कॉलम बी से। तो कॉलम ए का मिलान आप कॉलम बी से किस प्रकार करेंगे दोस्तों? देख सकते हैं, यह जो है दोस्तों, पहला दिया ब्लीचिंग पाउडर। क्या दिया दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर आप देख सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको। इसका होगा ये वाला ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों, विरंजक चूड़ को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विरंजक चूड़। ये इसका मिलान यहीं से होगा ना, इसको थोड़ा हटा दे रहे हैं, देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूड़, विरंजक चूड़। और दोस्तों बेकिंग सोडा का क्या होगा दोस्तों? बेकिंग सोडा का होगा आपके बेकिंग सोडा का प्रति अम्ल। बेकिंग सोडा एक अम्ल है ना, प्रति अम्ल हो गया। और दावन सोडा का क्या होगा दोस्तों? दावन सोडा का होगा कांच का विरचन, यही होगा दावन सोडा का। और बचा सोडियम क्लोराइड, H2 तथा Cl2 का उत्पादन। सोडियम क्लोराइड से H2 तथा Cl2 का उत्पादन होता है। एकदम क्लियर है दोस्तों ना? तो ये किस में दिया है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर का आंसर हो गया विरंजक, बेकिंग सोडा का हो गया आपका प्रति अम्ल, दावन सोडा का हो गया कांच का विरचन, और सोडियम क्लोराइड का हो गया H2। मतलब पहले का सी, पहले का सी किस में दिया है? सी वाले में दिया है पहले का सी, और बी वाले में दिया है पहले का सी। तो इन दोनों में से कोई होगा। और फिर क्या दिया? दूसरे का डी। तो दूसरे का डी किस में दिया है दोस्तों? दूसरे का डी इसमें दिया है। तो मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर आपका सी वाला हो गया। तो 12वें का एकदम राइट आंसर आपको बता रहा हूँ दोस्तों, सी वाला आपका एकदम राइट आंसर है 12वें का। तो अब 13वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। 13वां है आपका, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन लाल कर देता है? लवण कर देता है, कि अम्ल कर देता है, कि क्षार कर देता है, कि सूचनांक करता है, मतलब सूचक करता है। दोस्तों जैसा कि आप सब पढ़े होंगे अम्ल क्षार की डिफिनेशन, तो उसमें ही पढ़ा होगा कि अम्ल जो होता है दोस्तों वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी वाला आपका, कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आइए दोस्तों अब 14वें बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। 14वां बहुविकल्पी प्रश्न क्या हमारा देख सकते हैं, जैसा कि 14वां है कि चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? किसकी मौजूदगी के कारण? ए दिया है ऑक्सीजन, बी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिया है नाइट्रोजन, डी दिया है जल वाष्प। तो दोस्तों चूने का पानी दोस्तों दूधिया कारण हो जाता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो 14वें का राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी वाला कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर ना एकदम दोस्तों? दिमाग में फिट करते हुए चलिए दोस्तों, क्योंकि हर एक क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में एक है, अद्वितीय है, यूनिक क्वेश्चन दोस्तों। और इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों आपका इसी से रिलेटेड दोस्तों हर एक चैप्टर से कनेक्टेड मैं क्वेश्चन लाने वाला हूँ। आपका मैराथन वीडियो आने वाला है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपका कम समय में आप टॉपर किस प्रकार बनेंगे हर एक सब्जेक्ट में दोस्तों, इस प्रकार आपकी तैयारी कराई जा रही है। क्लियर है ना? तो आप 15वां प्रश्न क्या है दोस्तों? 15वां देख सकते हैं। 15वां में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 15वां है कि कुछ डायनासोर में एक पर पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं, मतलब पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ है कि, मतलब पहला ऑप्शन दिया है सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई। नहीं दोस्तों यह गलत है एकदम। बी दिया है सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, यह भी दोस्तों गलत है। सी दिया है दोनों ही जीवों पर पिच समझात अंग है। डी दिया है पक्षियों की उत्पत्ति क्या दिया है दोस्तों? डी वाला देखते हैं। डी वाला दिया है पक्षियों की उत्पत्ति सर्पितोषीन। दोस्तों सॉरी, फिर से पुनः देखते हैं क्वेश्चन को, पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा है कुछ डायनासोरों में एक पर
पिच मौजूद थे, मतलब उसके पिच मतलब पूंछ से अर्थ है, मतलब उसके पंख से अर्थ है, किंतु उड़ नहीं सकते थे। उनके पास पंख था डायनासोरों के पास, पर वो उड़ नहीं सकते। लेकिन पक्षियों में पर मतलब पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में यह अर्थ है हुआ कि ये दिया है सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई। हाँ दोस्तों, एकदम राइट आंसर इसका यही वाला है। कौन वाला इसका राइट आंसर है 15 का दोस्तों? ए वाला एकदम राइट आंसर दोस्तों, मैं 100% श्योर गारंटी के साथ कर सकता हूँ। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? आपका ए वाला है। सरीसृपों की उत्पत्ति किससे हुई थी दोस्तों? पक्षियों से हुई थी, एकदम राइट आंसर। मैं इसको थोड़ा ध्यान दे दिया दोस्तों, इसको आप ध्यान देंगे दोस्तों हर एक क्वेश्चन। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो हर एक क्वेश्चन को दोस्तों अगर एक बार से क्लियर नहीं हो रहा है उसको 2 बार पढ़िए, 2 बार से नहीं हो रहा है 3 बार पढ़िए, पर उसको दोस्तों अच्छी प्रकार से पढ़िए, क्वेश्चन को समझ जाए दोस्तों, तभी इसका आंसर एकदम टिक करिए ओमेगा सीट पे। क्लियर है ना? अब 16वां प्रश्न क्या है दोस्तों? 16वां देख सकते हैं। 16वां बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। 16वां क्या है हमारा कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये ऑप्शन दिया है जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है, बी दिया है जीव का विलोप हजारों वर्ष से पूर्व हुआ है, सी दिया है पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है, डी दिया है विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त होता है, तब हम दोस्तों यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है। क्या दोस्तों? हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है। क्लियर ना? तो 16वें का राइट आंसर क्या है दोस्तों? ए वाला एकदम राइट आंसर है। तो आइए दोस्तों 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां क्या है हमारा? 17वां देख सकते हैं दोस्तों, यह बायो का रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां है आपका कि चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होंगे? देख सकते हैं ये ए दिया है दोस्तों, यह ए है आपका, और बी यहाँ पे दिया है, मतलब बी ये पूरा भाग है, और सी दिया है यह, मतलब इनका क्रम क्या है दोस्तों? आपसे यह करा है, क्रम इसका बताना है। देख सकते हैं पहला दिया है, पहला क्रम दिया है बीज पत्र। क्या दिया है? बीज पत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। बी दिया है प्रांकुर, मूलांकुर और बीज पत्र। सी दिया है प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर, और डी दिया है मूलांकुर, बीज पत्र और प्रांकुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी वाला। क्या होगा दोस्तों? सी वाला, प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर, मतलब कि यही इसका एकदम सिस्टमेटिकली क्रम है। क्लियर ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 17वें का राइट आंसर हो गया सी वाला, प्रांकुर, बीज पत्र और मूलांकुर, यही इसका एक क्रम है। क्लियर है ना? तो है दोस्तों 18 प्रश्न को देखते हैं। 18 भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 18 क्या है हमारा? 18 है कि अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया गया उनको दोस्तों? ए ऑप्शन दिया है जीव संरक्षण हेतु, बी दिया है पौधों की कटाई के लिए, सी दिया है जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, डी दिया है जल संरक्षण हेतु। तो दोस्तों आपका बी वाला भी गलत है, सी वाला भी, डी वाला भी। राइट आंसर दोस्तों जीव संरक्षण हेतु। किसके लिए दिया गया था दोस्तों? जीव संरक्षण हेतु। तो राइट आंसर 18वें का क्या है दोस्तों? ए वाला है। एकदम क्लियर है ना फ्रेंड्स? तो है फ्रेंड्स, अब 19वें प्रश्न को देखते हैं। 19वां क्या है दोस्तों? सब 19वां बहुविकल्पी प्रश्न देख सकते हैं। 19वां है कि यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे आर आर वाई वाई, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल आर आर वाई वाई में संकरण कराया जाए, तो F1 के बीज कैसे होंगे? मतलब प्रथम पीढ़ी के बीज कैसे होंगे? F1 मतलब प्रथम पीढ़ी। क्या दोस्तों? प्रथम पीढ़ी के बीज कैसे होंगे? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन दिया है दोस्तों? पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले ऑप्शन में दिया है कि गोल और पीले होंगे, दूसरे में दिया है गोल और हरे होंगे, तीसरे में दिया है झुर्रीदार और हरे होंगे, डी में दिया है झुर्रीदार और पीले होंगे। तो दोस्तों इस कंडीशन में दोस्तों झुर्रीदार और हरे होंगे। क्या होंगे दोस्तों? झुर्रीदार और हरे होंगे। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका का राइट आंसर आपका सी वाला है, एकदम राइट आंसर है दोस्तों। क्लियर है ना? तो आइए 20वें प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या है हमारा? 20वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मतलब कि इससे रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूँ ऑन द स्पॉट, इसको आज प्रैक्टिस करके तुरंत मतलब समझिएगा। वो क्वेश्चन दोस्तों मेरी तरफ से यह है कि आप योनि का सचित्र वर्णन करना सीख लीजिए। क्या दोस्तों? योनि का सचित्र वर्णन करना सीख लीजिए, उसके हर एक पार्ट के बारे में अच्छी प्रकार समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये हर साल लगातार 5 साल, क्या दोस्तों लगातार 5 साल के सेट में लगातार आया है कि योनि का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखते हैं प्रश्न क्या है 20वां कि निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये यही है ना, ये मतलब ये क्या है, इसका नाम क्या है? आपसे सीधा सीधा यह पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। इसका नाम ग्रीवा है कि योनि है कि गर्भाशय है कि अंडाशय है। जो भी स्टूडेंट दोस्तों अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे वो तुरंत बता देंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अंडाशय। क्या होगा? अंडाशय। मतलब यह क्या है दोस्तों? यह अंडाशय है। क्लियर ना? तो इसका राइट आंसर हो गया अंडाशय। तो आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देख सकते हैं खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न उपखंड क। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। हर आप हर एक का स्क्रीनशॉट लेकर उसके आंसर को कहीं से भी सर्च कर लीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कल से आपका डेली टू डेली मैराथन वीडियो चलने वाला है। हर मैराथन वीडियो में दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सबका सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्या क्या आप किस प्रकार लॉजिकल तरीके से दोस्तों लॉजिकल तरीके से आपको समझाया जाएगा कल से एकदम डेली टू डेली दोस्तों, क्योंकि आपका पेपर होने वाला बहुत ही जल्द कम समय में दोस्तों। आपका इस प्रकार प्रिपरेशन मैं कराऊंगा कि इस बार दोस्तों जाएंगे तो फोड़ कर आएंगे, 70 में 70 मार्क्स पूरा अचीव करके आएंगे। 70 में 70 मार्क्स पूरा का पूरा पाएंगे दोस्तों। क्लियर है ना? तो प्रश्न क्या है दोस्तों, देख सकते हैं प्रश्न जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझते हुए चलिए। किसी का आंसर आपको नहीं मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो में कल लेकर आऊंगा, पक्का है। तो क्या है दोस्तों, प्रश्न एक है आपका गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। दूसरा दिया दोस्तों वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं वीडियो की शुरुआत में ही कहा दोस्तों कि यह वायरल सेट है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों हर के हर एक क्वेश्चन एकदम यूनिक क्वेश्चन है, मतलब कि हर साल सेट में आए हुए क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन दोस्तों तैयार करना है, कम समय में लॉजिकल तरीके से समझ कर जाना है। बोर्ड एग्जाम आप पूरा 70 में 70 फोड़ के आना है। क्लियर है ना? और दोस्तों आइए देखते हैं तीसरा का प्रश्न क्या है। हमारा तीसरा प्रश्न है, देख सकते हैं तीसरा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध नंबर 1 4 ओम, नंबर 2 1 ओम होगा। तो यही दोस्तों क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपका न्यूमेरिकल है। प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है। यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की कोई विद्युत धारा, क्या है दोस्तों, कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अथवा करके भी एक क्वेश्चन दिया दोस्तों, देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न दोस्तों, समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। अथवा करके दोस्तों दिया है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। दोस्तों मैं इसका बहुत ही पहले लगभग जब आपका 10th का प्रिपरेशन करा रहा था शुरू से आपका, तभी मैं दोस्तों विद्युत मोटर की संरचना क्रियाविधि सबको अच्छी प्रकार समझा दूँ दोस्तों। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि विद्युत मोटर का क्रियाविधि क्या होता है, संरचना क्या होता है, किस प्रकार आप चित्र बनाएंगे। हर एक पार्ट को बहुत ही डीप में जाकर समझाया हूँ। या तो आप खुद से समझ सकते हैं दोस्तों, या तो वहाँ से भी समझ सकते हैं दोस्तों। उपखंड ख देख सकते हैं, उपखंड ख में दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। दिया है क्लोरोप्रोपेन, मतलब आपको है क्या कहते हैं आईपीएससी नाम लिखना है। दूसरा दिया है 2 मेथिल प्रोपेन, तीसरा दिया है 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉल, और घ वाला दिया है पेंटेनोइकम। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। और दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल कि आप सोच नहीं सकते। सबका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक अपने से प्रैक्टिस करिए दोस्तों, आज अपने से प्रैक्टिस करिए कि मैं इसको कर पा रहा हूँ कि नहीं। अगर कर नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, आपका पूरा प्रिपरेशन कराऊंगा 100 आउट ऑफ 100। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा 6वां प्रश्न क्या है कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, जैसे कि देख सकते हैं 10 20 7 14। क में तो पूछा है कि तत्वों की पहचान कीजिए, मतलब वो कौन से तत्व है, आपको तत्वों का नाम बता देना है। 10 है मतलब नियॉन है, 20 है मतलब क्या है, 20 आपका जो होता है वो मतलब तत्व का नाम लिख देना है कि 20 परमाणु क्रमांक किस तत्व का होता है, 7 परमाणु क्रमांक किस तत्व का होता है, 14 परमाणु क्रमांक किस तत्व का होता है। अब 20 तक तो दोस्तों एकदम अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए, मतलब जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, इस प्रकार याद करते हैं ना, उसी प्रकार आप अच्छे से हर प्रकार का 20 तक याद कर लेंगे दोस्तों, उसी में से आपका आएगा। और ख में पूछा है दोस्तों कि आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त पहचानिए, मतलब यह किस समूह में किस आवर्त में आपको यह बताना है दोस्तों। आप आवर्त सारणी से देख के इनका सॉल्यूशन बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। क्लियर है ना? तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं, 7वां प्रश्न दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7वां दोस्तों कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कह दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा वही आपको करना है। ख दिया है यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर प्राप्त होगा। ग दिया है एल्युमिनियम से क्या हम रिएक्शन कराएंगे कि एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर प्राप्त होगा हमें। ग दिया है बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट को मिक्स कराने पर हमें क्या उत्पाद प्राप्त होता है, क्या मतलब कि क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है बोरियम सल्फेट के अलावा। और अंगा में पूछा है कि मैग्नीशियम
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड के अलावा और क्या प्राप्त होता है, ये आपसे पूछ रहा है। में पूछ रहा है कि क्लोरीन के साथ किसकी रिएक्शन कराई जाए कि हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त हो। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन सब का आंसर आप खुद से खोजिएगा दोस्तों, खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से मेहनत करिए, खोजिए थोड़ा ना, खोजेंगे तभी आपको थोड़ा इंटरेस्ट जागेगा, आपका क्लैरिटी आएगी दोस्तों, और आप अच्छी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में 70 मार्क्स लाने के लायक आप खुद पे खुद हो जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस तो मैं करा रहा हूँ, डेली डेली आपको मैराथन वीडियो मिलता रहेगा, क्वेश्चन मिलता रहेगा, प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, आप किस प्रकार प्रैक्टिस करेंगे, किस प्रकार बोर्ड एग्जाम इस बार 70 मार्क्स अचीव करेंगे, सबकी टोटली तैयारी आपकी कराई जाएगी अपने इसी चैनल पर। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आइए आप देखते हैं अथवा करके प्रश्न क्या दिया। दोस्तों अथवा करके प्रश्न क्या दिया देख सकते हैं। अथवा करके दिया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, मतलब किस पे टिप्पणी लिखनी है आपको देख सकते हैं। ऑप्शन में दिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा दिया है संक्षारण, तीसरा दिया है भर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। संयोजन अभिक्रिया तो आता ही है, उसके बाद यह दोनों जो टॉपिक है संक्षारण और भर्जन, ये अब दोस्तों बता रहे हैं आपको लगातार 5 साल के सेट में आया है, 5 साल बोर्ड एग्जाम में आया है। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये दोनों, भर्जन और संक्षारण। दोस्तों इन दोनों को आप अच्छी प्रकार से इन दोनों पर टिप्पणी याद कर लीजिएगा। और उस पर कार्बन के समचतुष्फली प्रकृति पर भी टिप्पणी आपको याद करना पड़ेगा, और हीरे पे याद करना पड़ेगा दोस्तों, हीरे की संरचना पे। क्लियर ना। खंड ग क्या है दोस्तों देखते हैं। खंड ग में प्रश्न है कि निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशिष्टताएं बताइए। संकट दिया है, क दिया है देख सकते हैं, आर आर आर, ख दिया है, ग दिया है, इसी प्रकार घ भी दिया है। बहुत ही सिंपल दोस्तों, अगर आप अच्छी प्रकार से मेंडल का नियम पढ़ेंगे तो उसको अच्छी प्रकार से करेंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हर एक का सॉल्यूशन वीडियो आपको कल मिलेगा, पक्का मिलेगा दोस्तों, मेरी 100% गारंटी है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों नवा प्रश्न क्या है दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। मतलब दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका चित्र बनाएंगे तो आपको 4 मार्क्स पक्का मिल जाएगा, 100% 4 मार्क्स मिल जाएगा। और दोस्तों 10वां है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए, यह भी 4 मार्क्स का है। 11वां है कि वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। और अथवा करके दोस्तों दिया है कि मानव में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों बायो के लिए हृदय भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, हृदय काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों यह लगातार दोस्तों 10 साल के सेट में पूछा गया है कि मानव हृदय के आंतरिक भाग की सचित्र वर्णन कीजिए। यह दोस्तों 6 मार्क्स का आपका पूछता है हर साल, इस बार भी दोस्तों पूछ सकता है 6 मार्क्स का, यह भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यह जो जितना भी क्वेश्चन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से, मतलब इस वायरल सेट का हर एक क्वेश्चन आपको समझा दिया दोस्तों। अगर आपसे हो सकता है तो आप खुद से प्रयास करिए और हर एक क्वेश्चन को खुद से तैयार कीजिए, दोस्तों, क्योंकि आप जब से खुद से तैयार नहीं करेंगे ना, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, मैं बोर्ड पेपर में नहीं जाकर लिखूंगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको सामना करना पड़ेगा बोर्ड पेपर का। और इस बार दोस्तों आपको 70 में 70 लाना है, डरना नहीं है, डराना है, डरा कराना है, 70 में 70 ला कराना है। इस बार आपको टॉपर बनना है दोस्तों। मेरी तो आपसे यही गुजारिश रहेगी, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्रिपरेशन डेली टू डेली कराया जा रहा है। आपको टॉपर किस प्रकार बनना है वो आपको बताया जा रहा है, कम समय में आपका पूरा प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और कल आपका मैराथन वीडियो भी आएगा, जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, अब फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।